हेलो मित्रों, आपके यूट्यूब चैनल शिव सक्सेस क्लासेस पर आज हम धातु अधातु पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, पहले हम जान लेते हैं कुछ धातु के बारे में कि धातुएं क्या है। नंबर 1, धातुएं है क्या। देखिए, धातु अभी तक 118 तत्व ज्ञात है, उनमें से कुछ धातुएं हैं और अधातुएं हैं। अब देखेंगे धातु क्या है। धातु हो गया सोना, चांदी, कॉपर, तांबा, ये सब क्या हो गई, ये सब धातुएं हो गई। अब धातु कैसे पहचानेंगे कि धातु जो विद्युत की सुचालक है। धातुएं जो होती हैं वो विद्युत का सुचालक होती हैं, जिनमें विद्युत धारा प्रवाह होती है। जैसे मैंने ले लिया धातु, धातु लिखेंगे धातु उष्मा तथा विद्युत की चालक होती है। उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। उष्मा तथा विद्युत प्रवाह होती है। धातु वो होती है नंबर 1 जिसमें उष्मा तथा विद्युत प्रवाह होती है। दूसरा लिखेंगे धातुओं में धातुएं विद्युत तथा उष्मा का चालन करती हैं। और धातुएं नंबर 2, धातुएं क्या होती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धनायन बनाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं। जैसे मैंने लिया m, ऐसे ले लिया, कोई भी आप अच्छा ले सकते हैं। m को लिया यहाँ से, यहाँ पर मैंने Ne लिया, Ne ठीक, यहाँ पर माइनस, वहां पर भी माइनस था, तो मुझे क्या मिला, m मिला, m ठीक। और इधर पर n है तो n ले लिया, ये माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाया। धातुएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, ठीक। अब उदाहरण देख सकते हो, उष्मा तथा विद्युत की चालन करती है। उष्मा तथा विद्युत इसमें प्रवाह होता है तथा विद्युत का चालन करती है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। अब नंबर 2 हम लेते हैं अधातु, जहां तक धातु में आ गया होगा। अब लेते हैं अधातु। अधातु क्या है, ये उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करती है। इसमें उष्मा तथा विद्युत का प्रवाह नहीं होता। उष्मा तथा विद्युत का प्रवाह नहीं होता। इसमें विद्युत और उष्मा का प्रवाह होता है, इसमें नहीं होता है। नंबर 2, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। ये जो होती है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है, ठीक। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तब भी हम लिया था कि कुछ भी हम ले लेंगे, आप भी कुछ भी ले लीजिएगा। उदाहरण कोई भी, ए ले लिया मैंने, ए ऐसे ले लिया, ए ले लिया मैंने। जब ए लिया तो ऐसे करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर Ne, अब देखिए यहाँ पर प्लस ले लेंगे, यहाँ पर प्लस लेंगे। यहाँ पर मैंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं और धातुएं कहते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या बना, यहाँ ऊपर बनेगा An माइनस बनेगा, क्योंकि प्लस और माइनस होता है, N ऋणायन बन गया, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आता होगा, ठीक। अब मैंने जान लिया अधातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, ठीक। अब इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको इसे नोट कर लिया होगा। अब धातु अधातु समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है। देखिए, नंबर 1, धातु के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है जो दिखता है। भौतिक गुणधर्म, धातु के भौतिक गुणधर्म। धातु के भौतिक गुणधर्म क्या है, देखिए। नंबर 1, जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती, धातुएं चमकदार होती। जो धातुएं हैं, धातुएं चमकदार होती है, चमकदार होती है। नंबर 1 ये गुणधर्म हो गया आपका, होती है। धातुएं चमकदार होती है। नंबर 2, धातुएं तन्य होती है। धातुएं जैसे आप मान लीजिए सोना ले लिए, कम से कम
1 ग्राम सोना ले लिए तो सोना इतना होता कि 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर तक लंबा तार 2 किमी लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किमी लंबा तार बना सकते हैं। जो धातुएं होती है वो तन्य होती है, धातुएं तन्य होती हैं। नंबर 3, जो धातुएं होती हैं वो आधात वर्धनीय होती हैं, आधात वर्धनीय होती है, आधात वर्धनीय होती है धातुएं। और नंबर 4 है कि धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करती हैं। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करती है, ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करती है। जो धातुएं होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं तन्य होती है, धातुएं आधात वर्धनीय होती है। आधात वर्धित मतलब जो धातुएं होती है अगर उनको हम पीट कर पतली चादर में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे हम लोहा ले जाते हैं, पीट कर होता तो वो पीट जाता है, उसे आधात वर्धनीय कहते हैं। आधात वर्धनीय की परिभाषा होती है कि अगर हम धातु को पीट कर बारीक चादरों में परिवर्तित कर दें तो उसे हम आधात वर्धकता कहते हैं। तन्यता, जब किसी तार को मतलब इस महीन तार को जब खींचे जाने को तन्यता कहते हैं, तार को खींचे जाने को हम तन्यता कहते हैं। ठीक, आधात वर्धकता, जब कोई धातु को हम पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसे आधात वर्धकता कहते हैं और धातु का विद्युत चालन करते हैं। ये हो गए मैंने 4 गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म धातुओं के दिखा दिए। अब आइए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देख लेते हैं। धातु के रासायनिक गुणधर्म, धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या है? धातु के रासायनिक गुणधर्म है नंबर 1, हम धातु के रासायनिक गुणधर्म लेते हैं। नंबर 1 धातु हो गए ना, अब आधातु लेते हैं। आधातु के भौतिक गुणधर्म लेते हैं। मैंने धातु लिया, अब आधातु लेते हैं। आधातु के भौतिक गुणधर्म तो लेंगे हम धातु के रासायनिक गुणधर्म, आधातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक, यहाँ पर लिया नंबर 1 आधातु। देखो ये होती धातु जो चमकदार होती है, ये आधातु चमकदार नहीं होती है। नंबर 1 ये हो गया। इसका उल्टा लिखते जाइए, ये जो धातुएं होती हैं ये तन्य नहीं होती है। तीसरा आधात वर्धनीय, जो आधातुएं होती हैं वो आधात वर्धनीय नहीं होती, आधात वर्धनीय नहीं होती है। नंबर 4 जो धातुएं होती है वो आधात वर्धनीय नहीं होती हैं और ये ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करती हैं। धातुएं जो होती है ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करती है, ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करती है, ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करती है। ठीक, आप ये नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे धातु हो गया। अब धातु के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे कि धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने धातु के रासायनिक गुणधर्म, ये इम्पोर्टेंट वो भी था, ये भी है। धातु के रासायनिक गुणधर्म, धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या है? गुणधर्म क्या है? धातु के रासायनिक गुण देखिए, धातु के रासायनिक गुणधर्म नंबर 1 से शुरुआत कीजिए। जो धातुएं होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। इसके रासायनिक गुणधर्म, जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे हम ले रहे हैं, मतलब इनकी क्षारीय प्रकृति होती है, जो धातु की होती है उनकी क्षारीय प्रकृति होती है। अब जैसे मैंने धातु लिया, धातु उसमें प्लस क्या जोड़ा? उसमें जोड़ा मैंने ऑक्सीजन। धातु में ऑक्सीजन जोड़ा तो बना क्या? बनेगा धातु ऑक्साइड। धातु
ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। देखिए रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है जो हमें दिखेगा, और भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है जो हमें दिखे। अब जैसे धातु मैंने सोडियम के मैंने 4 मोल ले लिए, ठीक, सोडियम के मैंने 4 मोल ले लिए, ये सॉलिड अवस्था में एस लिखेंगे, प्लस प्लस, ठीक। मैंने ऑक्सीजन O2 गैस है, ठीक, इसका प्रतीक गैस है, जी से लिखेंगे। अब बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर H2AB प्लस Cp बराबर होता है AD, मतलब AD प्लस BC बराबर तब BC प्लस AD, BC। देखिए यहाँ पर Na2 क्या होगा, 2Na2, ठीक। ये क्या बना, ये हमारा सॉलिड ये ठोस अवस्था में बना। ये मैंने सोडियम लिया, क्या बना, सोडियम ऑक्साइड बना, ये सोडियम ऑक्साइड बना। जैसे मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ, जैसे लेता है पोटेशियम को मैंने 4 मोल लिए, पोटेशियम को मैंने 4 मोल लिए। ये पोटेशियम एक सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, जो मैंने बताया नहीं, जो धातु होती है वो ठोस होती है, ठीक। अब ऑक्सीजन O2 लिया मैंने, तो ये गैसीय अवस्था में रहेगा। अब बना क्या, देखो 2K2O, ये क्या बना, पोटेशियम ऑक्साइड, ये क्या बना, पोटेशियम ऑक्साइड बना। ये क्या था, ये था पोटेशियम, ये पोटेशियम ऑक्साइड, मैंने ऑक्सीजन को मिला के पोटेशियम ऑक्साइड बना। अब जैसे दूसरा ये हो गया, पहले दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक, ये पहला हो गया, ये दूसरा। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण जैसे मैंने लिया मैग्नीशियम का लिया, मैग्नीशियम को मैंने क्या लिया, 2 मोल लिए, मैग्नीशियम को मैंने 2 मोल लिए, प्लस मैग्नीशियम के, और ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन कैसे, मैग्नीशियम कैसी अवस्था में रहता था, सॉलिड है, ठोस है, ये गैस अवस्था में ही है ऑक्सीजन, ठीक। तो क्या बनेगा, 2MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि हमारा ठोस अवस्था में है, ठीक। ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। देखिए, ठीक, मैंने मैग्नीशियम के 2 मोल लिए, ऑक्सीजन लिए, तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। चौथा भी उदाहरण आपको समझा देते हैं। मैंने कापर के 2 मोल लिए, प्लस कापर सॉलिड अवस्था में ही होगा, क्योंकि जो धातु ठोस होती है, और O2, ठीक। हमने ऑक्सीजन को लिया, तो बनेगा 2, देखिए 2 बनेगा C, 2CuO, एक यहाँ पर आ गया, ठीक। ये कैसी अवस्था में है, ये सॉलिड अवस्था। जो धातु होती है उसकी क्षारीय जो होती है वो क्षारीय होती है आधा, ठीक। अब मैंने ये ले लिया, ये धातु के रासायनिक गुणधर्म हो गए, तो क्या आप इन्हें नोट कर सकते हैं। आई होप कि आप इन्हें नोट कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, आप इन्हें पूछेगा यही 4 एग्जाम्पल लिखकर आ सकते हैं, पूरे से पूरे लिखेंगे। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे धातुओं के जल के साथ क्रिया। क्या टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, स्टार बना देते हैं। धातुओं की जल के, जब धातु जल के साथ क्रिया करती है, धातुओं की जल के साथ, धातुओं की जल के साथ अपक्रिया, धातुओं की जल के साथ अपक्रिया। देखिए मैंने जो धातु होते हैं वे जल के साथ अपक्रिया, जो धातु होते हैं वे जल के साथ अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातु क्या बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं। देखिए जो धातुएं होती हैं वो जल के साथ अपक्रिया करके, आप याद कर लीजिएगा, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया, मैंने जैसे सोडियम के 2 मोल लिए, और प्लस जल ले लिया 2H2, और जल के मैंने 2 मोल लिए। सोडियम ठोस अवस्था में रहेगा, ठीक, और जल है तो जल लिक्विड एल की अवस्था में रहेगा, ठीक। अब इधर साइड पर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 मैंने बताया था AB प्लस BC बराबर होता है क्या, AB प्लस
AB प्लस CD बराबर क्या होता है। तो देखिए BC इधर आ जाएगा, AD उसके पास चला जाएगा, तो बनेगा क्या, BC बनेगा प्लस AD बनेगा। BC ये सूत्र आप याद रखिएगा। ठीक, वैसे हम इसमें करेंगे, इसमें बनेगा देखिए धातु हाइड्रोक्साइड Na इसके साथ आ जाएगा, ये OH से दोस्ती कर लेगा, NaOH बनेगा, यहाँ पर 2NaOH बनेगा, ये लिक्विड में रहेगा AQ। ठीक, प्लस बनेगा क्या, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक, ये बना। जो धातु होती है वो जल के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने पोटेशियम लिया, ये है अब तीसरा, मतलब जैसे पोटेशियम लिया, पोटेशियम के मैंने 2 मोल लिए, पोटेशियम के मैंने 2 मोल लिए और उसको मैंने जल से अपक्रिया कराया, 2H2O, ये सॉलिड अवस्था में रहेगा, ये लिक्विड अवस्था में रहेगा। ठीक, तो क्या बनेगा, देख बनेगा 2KOH, क्योंकि देखिए KOH यहाँ से दोस्ती कर लेगा, 2AH प्लस H2 बनेगा, प्लस H2, ये किस अवस्था में, लिक्विड में रहेगा, HQ, और इधर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जो धातु होती है वो जल से देखिए मैंने अपक्रिया कराई और बना क्या, धातु ऑक्साइड बना और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब देखिए, अब धातु के गर्म जल के साथ अपक्रिया, जो धातु है वो गर्म जल के साथ अपक्रिया करती है। जो धातुएं होती है मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करती, जो मैग्नीशियम धातु होती है वो गर्म जल के साथ अपक्रिया करती है। जैसे धातुओं की गर्म जल के साथ अपक्रिया बता रहे हैं, धातुओं की गर्म जल के साथ अपक्रिया, धातुओं की गर्म जल से के साथ अपक्रिया। देखिए अब जो धातु है, जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम की अवस्था में सॉलिड अवस्था में, प्लस मैंने अब मैंने इसकी जगह मैंने क्या ले लिया, जल ले लिया, जल क्या है, H2O, तो बनेगा क्या, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैंने हाइड्रोजन जल के 2 मोल ले लिया। ठीक, तो बनेगा Mg, बनेगा MgOH का होल पॉइंट, मैंने यहाँ पर सूत्र लगा दिया है, उसी तरह हो गए ये कहीं किस अवस्था में रहेगा, लिक्विड अवस्था में, प्लस AQ सॉलिड। ठीक, अब यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। जो मैग्नीशियम होती है, मैग्नीशियम वो हमेशा गर्म जल के साथ ही अपक्रिया करती है जल। ठीक, अब इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब जल वाष्प, अब इसे नोट कर लीजिए, आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे धातुओं की तन अम्लों के साथ अपक्रिया। जो धातु होते हैं वो तन अम्ल, अब तन अम्ल क्या है वो आप दूसरे लेसन में अम्ल क्षार में पढ़ चुके हैं, तन अम्ल क्या होते हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे धातु के तन अम्ल के साथ। तन अम्ल होता है जैसे H2SO4। ठीक, अब धातुओं की तन अम्लों के साथ अपक्रिया, धातुओं की तन अम्लों के साथ अपक्रिया, धातुओं की तन अम्लों के साथ अपक्रिया। जो धातु की तन अम्लों के साथ अपक्रिया करती है, देखिए धातु हाइड्रोजन को कब स्थापित करेंगी, जब वो हाइड्रोजन से ऊपर होगी, जो हाइड्रोजन से ऊपर होगी। जैसे मैंने उदाहरण लिया, धातु को लिया प्लस उसमें क्या जोड़ा, धातु में तन अम्ल, यहाँ पर धातु के साथ तन अम्ल है ना, तन अम्ल लिया तो क्या बनेगा, धातु लवण बनेगा, प्लस क्या बनेगा, धातु हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक, जो धातु होते हैं अम्ल के साथ अपक्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। जैसे धातु मैंने जिंक ले लिया और तन अम्ल मैंने H2SO4 ले लिया। ठीक, जिंक लिया और H2SO4 तन ये अम्ल ले लिया। ठीक, अब आगे हम देखेंगे आगे। ठीक, अब ये क्या करेगा, Zn प्लस निकल गया तो साइड
क्योंकि देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर मैंने क्या बताया था कि बी सी, मतलब ए बी प्लस सी डी सॉरी बनेगा बी सी प्लस ए डी। ठीक, देखो ये है ए बी, ये करेगा जेड एन, ए और डी मैंने क्या बनाया ए बी सी प्लस ए डी कुछ भी लिख सकते हैं, जेड एन SO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक, ये क्या बने जिंक सल्फेट का उत्सर्जन बना प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। तब जो धातुएं होती हैं वो तन अम्लों के साथ अपक्रिया करके धातु लौट प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया प्लस, अब अवस्था इसकी आप लिख लीजिएगा न मैंने, अब H2SO4 तो क्या होता है यहाँ पर देखिए Mg बनेगा, देखिए ये इससे दोस्ती कर लेगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी आपकी निकल जाएगी। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, मैंने एल्यूमिनियम के दो मोल लिए जो कि सॉलिड अवस्था में है प्लस, और H2SO4 क्या लिया H2SO4 के मैंने 3 मोल लिए। ठीक है, लिक्विड अवस्था में। अब क्या बनेगा देखिए इधर क्या बनेगा, मैंने इसके 3 मोल लिए, अब ये बनेगा देखिए Al2 क्या बनेगा देखिए Al2 ठीक इतना बनेगा ना Al2 SO4 का होल ट्वाइस ये याद करेंगे। देखिए Al2 प्लस देखिए SO4 4 3 12 है पर हाइड्रोजन 4 3 12 ही है। देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे धातुओं के सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे। थोड़ा सक्रियता श्रेणी हम पढ़ लेते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। सक्रियता श्रेणी हमारा टॉपिक है, सक्रियता श्रेणी। देखिए जो सक्रियता श्रेणी तत्वों को अवरोही क्रम में, मतलब जो धातु क्रियाशीलता है उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही हमारी सक्रियता श्रेणी कहलाते हैं। लेकिन सक्रियता श्रेणी में सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होगी, जैसे मैंने लिया जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होंगी, जैसे मैंने जिंक ले लिया, जिंक क्या है हाइड्रोजन से ऊपर है ये जिंक प्लस CuSO4 ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक CuSO4 ले लिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा जब Zn मैंने धातु लिया, मैंने क्या बताया जो धातुएं होंगी जो हाइड्रोजन से ऊपर धातुएं होगी वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। जैसे मैंने Zn इसके पहले उदाहरण लिया था H2SO4। ठीक, देखिए जिंक जो है वो हाइड्रोजन से प्रबल है इसलिए वो उसे हटा देगा, विस्थापित कर देगा, तो ये जिंक है सल्फेट से दोस्ती कर लेगा तो बनेगा ZnSO4। ठीक, क्या होगा हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। मैंने अभी बताया कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन से अधिक प्रबल है इसलिए वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, निकाल देगा। ठीक, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने Hg मैंने कुछ भी ले लिया, दूसरा उदाहरण Cu एक उदाहरण समझ लीजिए Hg ले लिया। Hg क्या है, Hg हमारी मरकरी है, Hg क्या है मरकरी है, इसे हमने H2SO4 से क्रिया कराई तो क्या बनेगा, यह क्रिया ही नहीं करेगा। अब पूछो क्योंकि ये जो मरकरी है यह सक्रियता श्रेणी मैंने भी बताया नहीं, ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है। मैंने बताया सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। ठीक, ये क्या हुआ ये इससे नीचे, आप याद कर लीजिएगा सक्रियता श्रेणी ये अब क्रिया नहीं कर सकती है क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे है। सक्रियता श्रेणी की मैंने परिभाषा बताई, धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही सक्रियता श्रेणी है। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे, मैंने सक्रियता श्रेणी पढ़ा दिया। अब आखिरी टॉपिक आप देखिए, अब पढ़ेंगे हम धातुओं
मतलब धातु तथा धातुओं के मध्य अपक्रिया, धातु तथा अधातुओं के मध्य अपक्रिया आखिरी टॉपिक है। धातु तथा अधातु के मध्य मतलब बीच में के मध्य अपक्रिया, धातु तथा अधातु के मध्य अपक्रिया, ठीक, धातु तथा अधातु के मध्य अपक्रिया। अब देखिए धातु क्या होती है। धातु मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉन क्या कठिनाई बनाती है, धातु जो ऊष्मा तथा विद्युत की चालन होती है उन्हें धातु कहते हैं। अधातु जो ऊष्मा तथा विद्युत की चालन नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अधातु, ठीक। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर धातु जिंक ले लिया और जो अधातु होते हैं, अधातु क्या है, जैसे चलो यहीं पर टॉपिक समाप्त करते हैं। आज का वीडियो पूरा हो गया, टाइम ओवर हो रहा है, कल दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे दूसरे भाग में, ठीक है।